नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जियोपॉलिटिकल डोज। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैसे एक मुल्क इतना ताकतवर मुल्क बन गया या कैसे एक मुल्क दुनिया में इतना ताकतवर और इतना हिम्मतवर मुल्क है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इज़राइल के बारे में। एक ऐसा देश जो बिल्कुल निडर, निर्भीक और इतना सा छोटा एरिया होने के बावजूद बिल्कुल दुनिया के मैप में अगर आप इज़राइल को देखेंगे तो इज़राइल जरा सा है, मगर उनका जो कलेजा है, उनकी जो हिम्मत है, वो पूरे मैप से भी बड़ी है दुनिया के। फ्रेंड्स, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कैसे बन गया। फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में तो 14 मई 1948 को इज़राइल स्टेट का गठन हुआ। जी हाँ, 14 मई 1948 को इज़राइल का गठन होने के बाद 26 मई 1948 को इज़राइली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF का गठन किया गया। इज़राइली डिफेंस फोर्सेस में इज़राइल की एयरफोर्स भी आती है, इज़राइल की नेवी भी आती है और इज़राइल की ग्राउंड फोर्सेस भी आती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सोचेंगे और अगर आप दिमाग लाएंगे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इज़राइल अपने इज़राइली डिफेंस फोर्स यानी जो उनकी पूरी मिलिट्री है, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो, उस पर $25 बिलियन हर साल खर्च करता है। जी हाँ, उनका डिफेंस बजट $25 बिलियन का है। रुपए में कितना होंगे आप कैलकुलेट कर लीजिए। हर साल इतना पैसा इज़राइल अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है, अपनी मिलिट्री को मॉडर्न बनाने के लिए, अपनी मिलिट्री को एडवांस बनाने के लिए, अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बनाने के लिए, एडवांस से एडवांस मॉडर्न वेपनरी लेने के लिए। इसी वजह से जो इज़राइल की डिफेंस फोर्स है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड और वेल स्किल्ड और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड अगर कोई मिलिट्री दुनिया में मानी जाती है तो उन मिलिट्रियों में से इज़राइल का नाम पहले नंबर पर आता है। फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे 145 कंट्रीज़ जिनके पास एक जो है वेल ट्रेंड मिलिट्री मौजूद है, उनमें से जो इज़राइल की रैंक आती है वो 17वें नंबर पर आती है। जी हाँ, 17वें नंबर पर। इज़राइल की GDP यानी GDP पर कैपिटा की अगर बात करेंगे तो वहाँ हर एक व्यक्ति अराउंड 70 से 80 लाख रुपए सालाना कमाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे इज़राइली डिफेंस फोर्स या इज़राइली मिलिट्री में जो वहाँ का जितने भी इज़राइली सिटीजन्स हैं, जैसे ही वे 18 की एज के होते हैं, फॉर मेल्स मतलब किसी भी पुरुष के लिए इज़राइली मिलिट्री में 32 महीने मिलिट्री ट्रेनिंग देना कंपलसरी है। यानी मिलिट्री सर्विस 32 महीने के लिए हर हाल में इज़राइली सिटीजन को देनी ही है। फॉर मेल, मैं पुरुष के लिए यह बात कर रहा हूँ। और फॉर फीमेल के लिए वहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग सर्विस 2 साल की है, मतलब 24 महीने उनको मिलिट्री सर्विस में देना ही है। वह इज़राइल की गवर्नमेंट से या इज़राइली मिलिट्री से कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं कि हम सर्विस नहीं देंगे या हमारा मन नहीं है या हमें सर्विस नहीं देनी है। उनको इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ कंपलसरी, वहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग उनको देनी ही है। फ्रेंड्स, चाहे आप मॉडर्न टैंक्स की बात कर लें, चाहे आप मॉडर्न मिसाइल्स की बात कर लें, चाहे आप मॉडर्न रडार्स की बात कर लें, चाहे आप आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात कर लें, चाहे आप वेल ट्रेंड मिलिट्री की बात कर लें या वेल इक्विप्ड वहाँ की वेपनरी है, एडवांस्ड वेपनरी, उसके बारे में आप बात कर लें, हर एक चीज़ पर इज़राइल टॉप क्लास है, नंबर 1 है। फ्रेंड्स, उनकी जो सबसे ताकतवर चीज़ है, जो उनकी विल है, जो लड़ने की क्षमता है उनकी, वो सबसे ज़्यादा है
उनमें लड़ने का सबसे ज़्यादा ज़िद्दीपन इजरायलीज़ में मौजूद है। कभी भी हार ना मानने वाली क्षमता उनमें मौजूद है। फ्रेंड्स, आपने ऑपरेशन थंडरबोल्ट या ऑपरेशन एंटेबे या ऑपरेशन यूनाटन का नाम तो सुना ही होगा। 27 जून 1976 में एयर फ्रांस की एक फ़्लाइट A300 एयरबस A300 जिसमें 248 पैसेंजर्स मौजूद थे, वह फ़्लाइट तेल अवीव से पेरिस की ओर जा रही थी, मगर एक स्टॉप ओवर था ग्रीस में उनका, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। तो एथेंस में जो है उस फ़्लाइट को फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और उस फ़्लाइट को हाईजैक करके पहले तो उस फ़्लाइट को लीबिया लाया जाता है और लीबिया के बाद उस फ़्लाइट को युगांडा में लाया जाता है। युगांडा का एक शहर है एंटेबे, उस फ़्लाइट को युगांडा में लाकर खड़ा किया जाता है युगांडा के एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब उस फ़्लाइट में अराउंड 148 नॉन इजरायली थे, यानी कि जो भी अदर पर्सन होंगे जो इजरायली नहीं थे। अराउंड 94% उस फ़्लाइट में इजरायलीज़ थे और 12 जो फ़्लाइट के क्रू मेंबर होते हैं, जो फ़्लाइट को चलाते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं, वो मेंबर उस फ़्लाइट में मौजूद थे। तो फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों का जो एक उनकी डिमांड थी इजरायली गवर्नमेंट से कि उनके 40 जो आतंकवादी इजरायली जेल में बंद हैं, उन आतंकवादियों को इजराइल की गवर्नमेंट छोड़ दे, तभी वे जो फ़्लाइट में हाईजैक किए यात्री हैं उनको आज़ाद करेंगे या उस फ़्लाइट को वो फ्री करेंगे, जाने देंगे। इजराइल की गवर्नमेंट उनसे बात करती है कि भाई आप समझौता कर लो या फिर आप फोर्सली एक्शन के लिए तैयार रहें। मगर उस टाइम जो युगांडा के तानाशाह थे ईदी अमीन, वो भी उस चीज़ में इन्वॉल्व थे और उन्होंने उस जो फ़्लाइट का एंटेबे एयरपोर्ट पर खुद ही वेलकम किया था। तो इसका मतलब ये है कि जो युगांडियन जो तानाशाह थे वो उस चीज़ में इन्वॉल्व थे। 27 जून को इस फ़्लाइट को हाईजैक किया गया। बात करते करते 2-3-4 दिन निकल गए और 3 से 4 जुलाई ईरान ने 3 से 4 जुलाई के बीच में इज़राइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उनने अपनी एयरफोर्स के द्वारा अपने 100 कमांडो भेजते हुए ऑपरेशन एंटेबे के नाम से एक सीक्रेट ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में उन्होंने अपनी एयरफोर्स के जवानों को अपनी जो एयरफोर्स से युगांडा भेजा, युगांडा के एयरपोर्ट जहाँ पर जो प्लेन था उसको हाईजैक करके रखा गया था। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, अराउंड 90 मिनट के अंदर ही उनके 100 कमांडोज़ ने सारा ऑपरेशन संपूर्ण कर लिया। मतलब जो सारे आतंकवादी थे, ईदी अमीन के सपोर्टर थे या जो भी पैलेस्टीनियन टेररिस्ट वहाँ पर मौजूद थे, उस फ़्लाइट की जो हाईजैक करे रखे हुए थे, उन सभी को उन्होंने मार दिया और उस फ़्लाइट को फ्री करा लिया, आज़ाद करा लिया। तो इससे उनकी क्षमता दिखती है, उनकी एयरफोर्स की ताकत दिखती है, उनकी जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, उसकी ताकत दिखती है। इज़राइल की सीक्रेट खुफिया एजेंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मानी जाती है। साइबर वॉरफेयर में अच्छी तरह परफेक्ट और निपुण है इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि 1976 का क्या ज़माना था उस टाइम पे। कोई भी कंट्री अगर किसी भी कंट्री के फ़्लाइट को अगर हाईजैक कर लेती है तो इस तरीके के ऑपरेशन उस समय सोच भी नहीं सकते, परिकल्पना के परे हैं कि इस तरह से कोई भी कंट्री एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है और अपने सारे जो यात्री हैं उस फ़्लाइट में मौजूद थे उनको आज़ाद करा सकती है। तो इसी तरीके से जो है फ्रेंड्स,
आप इज़राइल की ताकत का, इज़राइली डिफेंस फोर्स का, इज़राइली मोसाद का, उनकी जो सीक्रेट एजेंसी है और इज़राइली आर्मी का आप ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कितनी ज़्यादा हिम्मतवर और कितनी ज़्यादा परफेक्ट और निपुण है। फ्रेंड्स, इज़राइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद हैं, यानी कि उनके जो खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इज़राइल में मौजूद हैं। इज़राइल जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दुनिया में रखता है। किसी भी कंट्री पर न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता इज़राइल अच्छे तरीके से रखता है। तो न्यूक्लियर जो फैसिलिटी या न्यूक्लियर पावर जो उसके पास है, एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि इतनी सी छोटी सी कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है, यानी परमाणु शक्ति से संपन्न है इज़राइल। यह भी उनकी एक पावर है। तो फ्रेंड्स, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इज़राइल दुनिया में एक अच्छा दबदबा रखता है और जो अमेरिकन सपोर्ट है, भरपूर मात्रा में उसको अमेरिकन सपोर्ट हासिल है, जिससे उनकी क्षमता जो है दोगुनी हो जाती है और दोगुना निखर के आती है। फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का सपोर्ट इज़राइल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और इस सपोर्ट से उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे फ्रेंड्स, जिससे आपको पता लगे कि इज़राइली डिफेंस फोर्स या इज़राइली मिलिट्री दुनिया में कितनी पावरफुल है, कितनी सक्षम है। कोई भी सीक्रेट ऑपरेशन अगर उनको करना हो तो इज़राइली आर्मी बड़ी आसानी से और बड़ी ही परफेक्टनेस के साथ आसानी से कर सकती है। फ्रेंड्स, इज़राइली जो मिलिट्री है या इज़राइल जो देश है, उसकी एक आदत है कि इज़राइल को कोई भी दुश्मन दुनिया के किसी भी कोनों में कहीं भी अगर इज़राइली नागरिकों को या इज़राइल देश को नुकसान पहुंचाता है तो इज़राइल की गवर्नमेंट, इज़राइल की मिलिट्री और इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद उसको दुनिया में किसी भी कोने में कहीं भी वह छुपा हो व्यक्ति उसको ढूंढकर मार देते हैं। यह इज़राइल की और इज़राइल की जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, उसकी यह आदत है। फ्रेंड्स, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इज़राइल कितना ख़तरनाक है और कितना सक्षम है। फ्रेंड्स, आपको ये फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।